जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा जरूर होस्ट करें अपने घर पर, अपने ऑफिसेज में, जिसके नियम और कानून काफी सरल कर दिए गए हैं अब हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। 10 अगस्त बुधवार चाइना ने अपना पहला व्हाइट पेपर इशू किया ताइवान पर, जब से जी जिनपिंग पावर में आए और चाइना के राष्ट्रपति बने। व्हाइट पेपर एक ऐसे गवर्नमेंट रिपोर्ट को कहते हैं जो किसी इशू या मुद्दे पर गवर्नमेंट का, सरकार का स्टैंड क्लियरली रखता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या खास है भाई। ये व्हाइट पेपर खास इस कारण से है क्योंकि चाइना के अभी तक के इतिहास में ये तीसरी बार है जब कोई व्हाइट पेपर इशू किया गया है। आखिरी बार वर्ष 2000 में ऐसा हुआ था और आज 22 साल के बाद ये फिर से हुआ, जिसमें उसने स्पष्ट शब्दों में मिलिट्री फोर्स या फिर सैन्य ताकत इस्तेमाल करने की बात कही ताइवान के खिलाफ। और इन सब की शुरुआत 3 अगस्त को हुई जब एक ऑफिशियल अमेरिकन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट प्लेन ताइवान की राजधानी ताइपी शहर के एयरपोर्ट पर उतरता है। उस एयरक्राफ्ट में कोई और नहीं, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी होती हैं। और इसके साथ ही सारी दुनिया की नजर नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान दौरे पर टिक जाती है। अब सवाल, दुनिया में कितने ही लीडर्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स या राजनयिक दूसरे देशों में जाते हैं और बड़ी सामान्य सी बात है ये तो फिर नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान दौरे का ऐसा असर क्यों हुआ पूरी दुनिया पर? क्योंकि 25 सालों में ये पहली बार हुआ है कि एक अति महत्वपूर्ण अमेरिकन लीडर या फिर ऑफिस बियरर ने ताइवान की ओर रुख किया हो, और वो भी एक ऐसे अमेरिकन लीडर ने जो शुरू से कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिकल रही हैं। अब कुछ सवाल, क्या ये दौरा एक खुली चुनौती थी चाइना के वन चाइना पॉलिसी को? और नैन्सी पेलोसी की इस पूरे दौरे को चाइना ने इतने कड़े शब्दों में विरोध क्यों किया कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने अमेरिकन राष्ट्रपति को फोन कॉल पर आग से ना खेलने की सख्त चेतावनी तक दे डाली? और जब ये दौरा समाप्त हुआ, चाइनीज आर्म्ड फोर्सेज, उसके सैन्य बल अपने अभी तक के सबसे बड़े लार्ज स्केल सो कॉल्ड मिलिट्री ड्रिल क्यों शुरू कर देती है ताइवान स्ट्रेट में, जिसके दौरान अनेकों बार ताइवान के एयर स्पेस में उसके फाइटर जेट्स जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जाती है और एक नेवल ब्लॉकेट तक क्रिएट किया जाता है ताइवान की कोस्टल प्रॉक्सिमिटी या तटीय सीमा में। अब पूरी दुनिया इस बात से डर जाती है कहीं ताइवान यूक्रेन ना बन जाए हमारे एशिया महाद्वीप का। अब इन सभी सवालों का उत्तर छुपा है सालों पहले की घटनाओं में और विश्व के राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल इतिहास में। तो आइए समझते हैं इन सवालों को और चाइना ताइवान के वर्षों पुराने विवाद को। मेनलैंड चाइना से 161 किलोमीटर की दूरी पर बसा ताइवान साउथ चाइना सी में एक द्वीप है। ताइवान का पहली बार चाइनीज रिकॉर्ड्स में जिक्र जोउ डायनेस्टी के दौरान हुआ, जब चाइनीज इंपीरियर ने एक्सपीडिशन के लोगों को भेजा और उन्होंने ताइवान को चिन्हित किया। वर्ष 1600 या फिर मैं कहूं 1624 में ताइवान एक डच कॉलोनी बना, जिसे पोर्चुगीज नाविक इलाहा फॉर्मोसा के नाम से पुकारते थे, जिसका मतलब एक खूबसूरत सा द्वीप। 1624 से 1661 तक ये डच रूल ताइवान पर रहता है और वर्ष 1683 में चाइनीज एम्पायर के अंदर आ जाता है क्विंग डायनेस्टी के दौरान। और आने वाले वर्षों में बहुत से चाइनीज बस जाते हैं या माइग्रेट करते हैं ताइवान में, जो कि खास करके हाक्का चाइनीज थे। और ये चाइनीज रूल वर्ष 1895 में समाप्त होता है क्योंकि चाइना की हार होती है पहले सिनो जापानीज युद्ध में और ताइवान एक जापानीज कॉलोनी हो जाता है उस वक्त से लेकर तब तक जब तक कि जापान की हार नहीं हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ताइवान वापस चाइना का एक हिस्सा बनता है और जो कहलाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना या आरओसी खुद ही एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप या फिर सैन्य तानाशाही थी। चियांग काई शेक उसके लीडर थे, जिनकी नेशनलिस्ट पार्टी कोमिंगटांग कही जाती थी। क्रूरता और तानाशाही एक प्रॉपर चिन्ह थे चियांग काई शेक के शासन के, जहां अशांति और गृह युद्ध, सिविल वॉर व्यापक रूप से फैला हुआ था। और इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग एक लोकप्रिय नेता बनकर उभरे चाइना में। माओ की रेड आर्मी और चियांग काई शेक की कोमिंगटांग के बीच में एक संघर्ष हुआ जो आखिर में माओ की जीत के साथ ही खत्म हुआ। वर्ष 1949 में माओ ने स्थापना की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी की, और अपनी जान बचाने के लिए चियांग काई शेक और उनके विश्वस्त जा पहुंचे ताइवान।
चाइना मेनलैंड से 161 किलोमीटर की दूरी पर ताइवान क्यों? एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, भरपूर साधन या रिसोर्सेज और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जापानीज ने खड़ा किया था अपने ऑक्यूपेशन के दौरान पहले से मौजूद थे ताइवान में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां किसी भी प्रकार का कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस या प्रभाव मौजूद नहीं था। चियांग काई शेक खाली हाथ नहीं पहुंचे थे ताइवान भागकर, क्योंकि उनके साथ 10 लाख लोग, रिपब्लिक ऑफ चाइना की एयरफोर्स, देश की कलाकृतियां या आर्ट फैक्ट्स, नेशनल म्यूजियम की, फ्यूल, एम्यूनिशन, रेडियो स्टेशन, नाव, कपड़े, कार्स और सबसे महत्वपूर्ण 770 सोने के बक्से थे। इन सभी संसाधनों के साथ चियांग काई शेक ताइवान में चाइना की गवर्नमेंट इन एग्जाइल स्थापित करते हैं और वापस से अपने चिर परिचित मार्शल लॉ को लागू करते हैं ताइवान में। अब 1950 तक दुनिया के मैप पर 2 चाइना थे। पहला, चियांग काई शेक का डिक्टेटरशिप या फिर तानाशाही वाला आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान में, और माओ जेडोंग का कम्युनिस्ट पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइनीज मेनलैंड में। और दोनों क्लेम करते थे खुद का असली चाइना होना। और अब शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को असली चाइना मनवाने का दौर। ताइवान को पश्चिमी देशों का सपोर्ट मिला और वो उसे एकमेव चाइना मानते हैं, जिसका परिणाम यूनाइटेड नेशंस यूएन में सीट होल्ड करती है रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर ताइवान। वर्ष 1960 से 1980 के बीच ताइवान की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों को छूने लगती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। लेकिन 1970 के दौर में कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चरम पर था और माओ की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गई थी अमेरिकन के लिए। और नतीजा, 1971 में माओ की पीआरसी को दर्जा मिलता है लेजिटिमेट चाइना होने का यूनाइटेड नेशंस में। अमेरिकन वर्ष 1975 में चियांग काई शेक की और एक वर्ष बाद 1976 में माओ जेडोंग की निधन के बाद चाइना और ताइवान के संबंध काफी ज्यादा इंप्रूव हुए। अब दोनों तरफ के लोग आ जा सकते थे एक दूसरे के पास और व्यापार काफी ज्यादा बढ़ा। पर आर्थिक संबंध जितने गहरे होते गए, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में कल्चरल डिविजन्स बढ़ते चले गए चाइना और ताइवान के बीच। मतलब ताइवान के लोग खुद को ताइवानीज के रूप में देखना शुरू कर चुके होते हैं, ना कि एक चाइनीज के रूप में, जिसका अभिप्राय साफ है, एक सेपरेट नेशनल आइडेंटिटी। वर्ष 1992 में एक मीटिंग होती है हांगकांग में, जहां दोनों साइड्स ताइवान और चाइना वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करते हैं। किंतु ये वर्बल या मौखिक रूप से ही हुआ और जिसका अर्थ या मतलब या फिर इंटरप्रिटेशन अलग अलग था ताइवानीज और चाइनीज गवर्नमेंट्स के लिए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का वर्जन वन चाइना पॉलिसी को लेकर, पहला, ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ के हिस्से बिलोंग करते हैं एक चाइना को, जो रूल किया जाता है बीजिंग से, और दोनों तरफ के लोग साथ में काम करेंगे रीयूनिफिकेशन या फिर एकाकीकरण करने के लिए चाइना और ताइवान के। इसके उलट ताइवान के लिए वन चाइना पॉलिसी का मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी है, जो वर्ष 1912 में स्थापित किया गया था और जिसकी सोवरेनिटी पूरे चाइना मेनलैंड और ताइवान पर है, यानी कि दोनों देशों को मिलाकर। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर इन हिस्ट्री, जिसके राइटर एल्फ्रेड महान ने एक बात कही थी, जो देश समुद्र पर नियंत्रण या कंट्रोल रखेगा वो दुनिया पर रूल करेगा। और चाइना के लिए ताइवान बस उसका एक टूटा हुआ हिस्सा नहीं, बल्कि वो जरूरी है उसके साउथ चाइना सी पर डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए, और जिसे रीयूनाइट होना ही होगा चाइना के साथ, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट चाहते हैं उनकी रिजीम चाइनीज एंशिएंट ग्लोरी को वापस लाए 2049 से पहले, जो कि 100th एनिवर्सरी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। जिनपिंग चाहते हैं चाइना के सबसे बड़े नेता बनकर इतिहास के पन्नों में जगह पाना, और वो तभी संभव होगा जब वो ले पाए ताइवान को और विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सी रूट साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा, अपना कब्जा बना पाए। और इन बातों को और पुख्ता करते हैं चाइना की अभी की पॉलिसीज। जी जिनपिंग के रूल में चाइना ने बाकी देशों को एक तरह से फोर्स किया है ताइवान से किसी भी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना रखने को और कम्युनिस्ट पार्टी की वन चाइना पॉलिसी को कंप्लीटली फॉलो करने के लिए, ताकि उनकी एम्बेसीज चाइना में हो और ना कि ताइवान में। चाइना में आने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज को उनकी वेबसाइट्स पर ताइवान को चाइना का एक हिस्सा दिखाना मैंडेटरी टर्म्स होती है चाइना में बिजनेस करने के लिए। ये बात समझने वाली है कि ताइवान काफी आगे निकल चुका है अपने इतिहास से। आज ताइवान एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, एक सेल्फ रूल्ड द्वीप या आइलैंड, जिसकी अपनी करेंसी, फ्लैग, एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी $33,000 से भी अधिक है, जो पूरे विश्व में चिप सुपर पावर है, मतलब हमारी दुनिया की चिप फैक्ट्री। आज वो विश्व का 8वां सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक देश है। ताइवान के लोग मात्र 1% चाहते हैं चाइना के साथ वापस जुड़ना,
मेजॉरिटी 93.5% अभी की अपनी अलग आइडेंटिटी पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं, जो शायद अब संभव ना हो। नैन्सी पेलोसी की पर्सनल पॉलिटिकली इंक्लाइंड दौरे के बाद, जिसका कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक उद्देश्य नहीं था, बशर्ते चाइना को उकसाने के अलावा। उम्मीद करता हूं ये पूरी वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बातें करते हैं देश के बारे में एक और मुद्दे पर। जय हिंद।